यह बड़ा फैसला, शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी में शिक्षा विभाग। शिक्षकों कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने पर तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। सीएम धामी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। सीएम और राज्यपाल ने पुस्तकों का किया विमोचन। देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण का मामला। उत्तराखंड में ईसाई धर्मांतरण का खेल जारी। हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण की घटनाओं पर किया विरोध प्रदर्शन। सपा सांसद सफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। सपा सांसद के बयान से विरोध शुरू। स्वामी दिनेशानंद भारती जी ने जताया विरोध। उत्तराखंड में आफत की बारिश। भारी बारिश से कई सड़कें बंद। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की तैयारी चल रही है जो सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी है जो गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और वो सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेवाएं 20 साल से अधिक हो गई हैं, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। दरअसल ऐसा करने से जहां जहां गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को 20 साल की सेवा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहीं जिन पदों पर वो नियुक्त हैं और अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, उसी पद को नई नियुक्ति से भरा जा सकता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों के समय धारा 27 के तहत हजारों शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने को लेकर अपने तबादले के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनको तबादले की सौगात गंभीर बीमारी के चलते नहीं मिल पाती है। शिक्षा मंत्री ने जो फॉर्मूला सुझाया है वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के लिए भी राहत देने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा मंत्री का यह फॉर्मूला वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि इससे जहां गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से वो पेंशन पाकर अपना उपचार और देखभाल ठीक से कर सकते हैं, तो वहीं उनके पद खाली होने से कई नई नियुक्तियों से छात्रों को पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर इतनी जल्दी शिक्षा विभाग इस पर अमल करता है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फॉर्मूले को लागू करने गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति कब दी जाती है। पूर्व में भी कई बैठकों में माननीय मंत्री जी के निर्देश दिए थे। कल भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बिल्कुल ही अक्षम हैं और किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किया जाना है और चिन्हित कर करके, चूंकि 20 साल में हमारी PRS की जो सर्विस उस पूरी होने के बाद हम कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पद रिक्त नहीं हो रहा है। तो पद रिक्त नहीं होता है तो उसकी दिशा में हम नई नियुक्ति नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं एक पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है। उस वजह से तो जो बिल्कुल ही इस तरह के लोग हैं उनका हम लोग चिन्हांकन करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा है बहुत उचित है, क्योंकि इस समय जो स्थानांतरण हुए हैं या धारा 27 के अंतर्गत बहुत आवेदन पत्र आते हैं जिसमें ये रहता है कि वो स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। कई ऐसे भी हैं जो कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं या कार्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके संबंध में एक तो माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है, और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है, जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे।
और दूसरा जिनको 20 साल नहीं हुए हैं उनके लिए एक आर्मी का जियो है, जिसके क्रम में ये है कि अधिसंघ के पद मानते हुए उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ पर जिस जगह पे वो कार्यरत हैं उस जगह पे हम लोग पदस्थापित भी कर सकें, ताकि हमारा जो कार्य की गुणवत्ता है वो बनी रहे, टीचर्स भी बने रहें और बच्चों के लिए जो शिक्षण कार्य भी बाधित ना हो और उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अपना 50वां जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही सीएम धामी के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और सुबोध उनिवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी समेत सभी दिग्गजों का जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने योग और आयुर्वेद से जुड़ी 51 पुस्तकों का विमोचन किया और पतंजलि द्वारा निर्मित 51 नई औषधियों को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल्द ही नेचुरोपैथी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन करने की घोषणा की और स्वामी रामदेव से आग्रह किया कि पतंजलि द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। जनमानस तक पहुंचाने के लिए बड़ी गोपनीय बात में आज और इस कार्य के लिए जो योगदान और पूरी दुनिया के अंदर जाए और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर हैं जी, उनका हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के अंदर हम जल्दी शुरू करेंगे। नेचुरोपैथी के डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पर आधारित वेलनेस सेंटर बने, तो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर अभी भी बहुत बड़ा है, 3000 लोगों की क्षमता है, लेकिन 5 से 10,000 लोगों की क्षमता वाला वो वेलनेस सेंटर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे और पूरी दुनिया के नक्शे पर और उभरेगा उत्तराखंड और हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया ये क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में सही ढंग से हो जाए तो योग्य चिकित्सक भी मिलेंगे, चिकित्सा करने में सुविधा भी रहेगी और रोगियों को लाभ भी मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड में पूरी देश दुनिया के लोग अभी आते हैं, वो चिकित्सा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से इधर निहारते हैं, तो ये एक अद्भुत कदम है। और आज जड़ी बूटी के दिवस के रूप में पूरे देश ने नहीं अभी तो दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों में लोग मना रहे हैं। उन सब के प्रति हमारी हृदय से हमारी भावनाएं हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों के संरक्षण से जीवन का संरक्षण होता है। और जड़ी बूटी का डॉक्यूमेंटेशन का जो 51 वॉल्यूम्स का आज हमने लोकार्पण जो किया वो अपने आप में एक विश्व का अद्भुत कार्य था। और इन सब कार्यों के लिए जहां सब लोगों ने शुभकामनाएं दी, माननीय गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री आए, उससे बढ़कर के आदरणीय हमारे राष्ट्र ऋषि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश भेज करके अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करी। वो हमारे लिए बहुत ही गौरव करने वाला है, ऊर्जा देने वाला है और हम और भी ऊर्जा से राष्ट्र सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार ईसाई धर्मांतरण का खेल जारी है। कुछ दिनों पहले देहरादून जा रहे स्थित ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च में धर्मांतरण की सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया था। वहीं हिंदू महिला कार्यकर्ता को कई घंटों जबरन बंधक बनाकर भी रखा गया था। चर्च के गुर्गों द्वारा रखा गया था इस हिंदू महिला को। मामले में पहले हिंदू संगठन की तरफ से जहाज राज खर्च के गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद झूठा मुकदमा चर्च के गुरु गाने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लिखवाया, जिसके विरोध में आज भैरव सेना संगठन के अध्यक्ष संदीप खत्री के नेतृत्व में प्रेम नगर चौक पर धर्मांतरण का विरोध किया गया और पुतला दहन किया गया और थाने के माध्यम से सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडेर को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें कई बिंदुओं पर संज्ञान लेने की चिंता जताई है, क्योंकि देवभूमि में अब ईसाई मिशनरियों का डेरा जगह जगह पर है, जिस वजह से देवभूमि अब ईसाई भूमि बनने के कगार पर खड़ी हुई है।
उत्तराखंड देवभूमि में ईसाई धर्मांतरण के विरोध में आज भैरव सेना जो है मैदान में सुदर्शन न्यूज ने कुछ दिन पहले आपको विस्तार से दिखाया था कि झाझरा स्थित ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च में हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही मारपिटाई करी गई थी, जानलेवा हमला किया गया था। पंडित जी वहाँ पर मौजूद है। देखिए आप जिन पंडित के हम देखे चरण स्पर्श करके पीते हैं, उन्हीं पंडित के साथ जो है जानलेवा हमला इनके ऊपर किया गया था। साथ में कई महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, उनको बंधक बना लिया गया था। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कठोर कार्रवाई जो है नहीं करी गई है, जिसके विरोध में आज यह पुतला दहन जो है किया है। पंडित जी आपसे जानना चाहूंगा, मैं काफी दिन हो गए मामले को, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है अब तक, क्या रणनीति आगे की आप? देखिए पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, ऊपर से जो मुकदमे हैं वो हम ही पर लाद दिए गए हैं। आखिर ये तानाशाही तो है कि हम ही लोगों का धर्मांतरण, हम ही लोगों पर मार, हम ही लोगों की देवभूमि को दूषित कर रहे हैं, ऊपर से मुकदमे भी हम ही पर लग रहे हैं और हम ही को दबाया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? आगे की रणनीति क्या रहेगी? कुछ दिनों पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आज पुतला दहन किया। अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती और आपके ऊपर जो झूठे मुकदमे लिखे हुए वो वापस ले लेते तो क्या करेंगे आगे? देखिए आगे की रणनीति तो ये रहेगी, अगर शासन प्रशासन इन पर कोई नकेल नहीं कसती है तो एक घायल शेर की तरह हम लोग या तो देखो दब जाएंगे, और जो नहीं दबेगा वो उठ करके कुछ बड़ा करेगा और इसका विरोध होगा। अभी छोटा विरोध है, आने वाले समय में बहुत विशाल रूप लेगा और बहुत कुछ हो सकता है। भैरव सेना के अध्यक्ष भी यहाँ पर है, जिनके नेतृत्व में पुतला दहन करा गया है। संदीप भाई क्या कहेंगे, पुतला दहन आपने किया है धर्मांतरण के विरोध में? आज हमारा जो पुतला दहन कार्यक्रम था धर्मांतरण के विरोध में, वो इसलिए था कि जैसे कि आपका संज्ञान में होगा 24 जुलाई को हमारे कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता वहाँ पर गए थे, जहाँ पर ये झाझरा में वहाँ पर चर्च की मीटिंग चली थी। वो लोग वहाँ पर केवल देखने गए थे क्या हुआ था, लेकिन इनके साथ मार पिटाई हुई और उन 400-500 लोगों ने हमारे 12-13 लोगों को घेर कर मारा, जिनमें से 4 लोग बुरी तरह बेरहमी को पिटा गया। उसी के विरोध में ये और वहाँ के विधायक को हम क्या कहते हैं ज्ञापन देंगे। अभी विधायक जी से मेरी बात हुई, विधायक जी कह रहे हैं मैं बाहर हूँ। तो ये हमारे उत्तराखंड का प्रशासन है, उनको लगता है क्या कहते हैं कि यहाँ जो चाहेंगे वो करेंगे। उस क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, हम उनकी जवाबदेही बनती है हमें जवाब देने की, लेकिन वो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि मैं इस समय जो हूँ अच्छे तरह से बाहर हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है ज्ञापन देंगे, अपने थाना इंचार्ज है उनको हम ज्ञापन देंगे और अति शीघ्र जो है जब भी विधायक जी यहाँ पर आएंगे, अगर दोबारा प्रसंग ना हो तो दोबारा प्रसंग। विरोध प्रदर्शन आपने क्या, पुतला दहन भी किया, मांगे क्या है आपकी प्रमुख मांगे? हमारी जो है ज्ञापन के माध्यम से मैं आपको ज्ञापन दे दूंगा। उसमें सबसे बड़ा ज्ञापन तो हमारा यह है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर कानून बने। यदि कोई धर्मांतरण करता है तो उसकी दोहरी भूमिका, मतलब उसका नाम संदीप भी है और क्या कहते हैं वो जो है किस्म बन गया है, वो दोहरी भूमिका से खत्म कर दी जाए प्रशासनिक रूप से। तीसरा जो है कोई क्या कहते हैं कोई यहाँ पर जितने भी मतलब जो भारी लोग यहाँ पर जमीनें खरीद कर जो मतलब यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, तो खासतौर जो मिसंद्रियां जो कर रही हैं उन पे जो है मौजूदा से रोक लगाई जाए। इस पे बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल देवभूमि के सम्मान में और ईसाई धर्मांतरण के विरोध में आज भैरव सेना ने देहरादून के प्रेमनगर स्थित चर्च के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है और साफ संदेश दिया है कि अब देवभूमि में धर्मांतरण हम नहीं सहेंगे, किसी को भी टारगेट करके आप धर्मांतरण नहीं कर सकते। और कुछ दिनों पहले जो हिंदू कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लिखे गए थे उसको भी वापस लेने की मांग जो है ये उत्तराखंड सरकार से कर रहे हैं। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि उत्तराखंड सरकार इन सब पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हर घर तिरंगा अभियान पर एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। इस अभियान पर विवादित बयान देते हुए सपा सांसद ने कहा कि जिसकी मर्जी हो वो झंडा लगाए, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसी पर स्वामी दिनेशानंद भारती जी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सुनने में आया मीडिया के द्वारा कि सपा के सांसद शफीकुर रहमान ने फिर से एक गंदी उल्टी करी है, और वो क्या है कि जो उनके दिल में है, जिस स्कीम के साथ उनके पूर्वज यहाँ बसे थे, वो उस स्कीम को लागू करना चाहते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि हर घर पर तिरंगा संविधान में नहीं है। तो संविधान में तो ये भी नहीं है कि जो आपने इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, जो आपने सिर पर गोल टोपी पहनी हुई है, ये भी कहीं संविधान में नहीं है। लेकिन जब एक देश राष्ट्र बनता है
और राष्ट्र तभी बनता है जब वहां के नागरिकों का उस देश के प्रति, उस भूमि के प्रति, उस मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण की जो भावना आती है, उसे हम कहते हैं कि वो देश अब राष्ट्र बन गया। इसलिए भारत में अब राष्ट्रवाद चल रहा है। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की जो भावना है वो है, और उसी को जागृत करने के लिए जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको हर घर पर फहराया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं उनका बयान सुन रहा था कि मुल्क वाले जाने, क्योंकि वो मुल्क को ही मानते हैं, वतन को नहीं मानते। वहीं उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बता दें कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में ज्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ कहीं कहीं भारी से बहुत अधिक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस बात का राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को भी अवगत कराया गया है। राजधानी दून में कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। खराब मौसम के कारण प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मलबा आने से 21 स्टेट हाईवे समेत 195 स्टेट हाईवे बंद हैं। सबसे ज्यादा 67 ग्रामीण सड़कें बंद होने से उन पर यातायात ठप है। वहीं बारिश के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारी बारिश के चलते कई सड़कें बंद हैं, जिनसे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पैदल मार्च निकालकर राजभवन कूच किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के कई विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगाई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं और राजभवन कूच कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। और इसका सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि गरीब का खाने का आटा, छाछ, दूध में भी जीएसटी लग गया है। और हम कतई कांग्रेस के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गरीब के ऊपर टैक्स लगाए जाएं और मोदी और शाह, अडानी और अंबानी जैसे सेठों के कर्ज माफ करे। गरीब को लूटकर अमीरों की तिजोरी भरने की जो इनकी कार्रवाई है, उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। घर में बैठे हुए भाई बहन जो बेरोजगार हैं, उनकी दिक्कतों को देखते हुए आंदोलन है। अग्निपथ के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था, अगर हमारी सरकार आएगी तो सरकार गठन के बाद हम महंगाई पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे और साथ ही साथ बेरोजगार साथियों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आज हालात बद से बदतर है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। इसलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस देखिए, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पर कोई अंकुश नियंत्रण नहीं रहा सरकार का, केंद्र सरकार का। चरम सीमा पर महंगाई पहुंच चुकी है, आसमान छू रही है। और बेरोजगारी से देश का नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान त्रस्त है। सारी सीमाएं लाग दी हैं बेरोजगारी ने। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब लोहिया हेड पावर हाउस पे अचानक आग लग गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते चारों तरफ आग फैल गई, जिससे पावर हाउस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं लोहिया हेड से आपूर्ति होने वाली सभी जगह पूरी रात बिजली गुल रही। सितारगंज से बिजली सप्लाई की जा रही है। बता दें कि खटीमा के कुछ शहर भूड़, जमौर, पहेनिया सहित कुछ जगह बिजली सितारगंज से जोड़ी गई है। बाकी जगह भी सितारगंज से जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। टनकपुर, मझौला, पीलीभीत, आवास विकास सहित कई हिस्सों में बिजली अभी भी गुल है। फिलहाल मामले में
जेई पवन उप्रेती विद्युत विभाग ने बताया कि बिजली अधिकतर जगह सितारगंज से दिए जाने का प्रयास जारी है। वहीं सितारगंज पावर हाउस से कनेक्ट कर कुछ हिस्सों में विद्युत सप्लाई को सुचारू रूप से कर दिया गया है। साथ ही पूरे क्षेत्र में पावर सप्लाई सुचारू किए जाने हेतु विद्युत विभाग को युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य जारी है। वहीं राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि पावर हाउस में आग लगने की सूचना पर मेरे द्वारा मौके से जायजा लिया गया, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता के बाद बहुत जल्द विद्युत आपूर्ति सुचारू किए जाने का आश्वासन दिया गया। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना के पास ग्राम से 3 माह के बच्चे को लेकर फरार हुई बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति के पास से चोरी किए गए बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलभट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम सुतैया निवासी उमेश के साथ में पिछले करीब 3 माह से आरोपी महिला ज्योति लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को उमेश के भाई प्रेमचंद के 3 माह के पुत्र प्रतीक को घर से ले गई। इस दौरान ज्योति ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। बच्चे के परिजनों द्वारा पुलभट्टा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तलाश शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी महिला ज्योति का एक पति बुलंदशहर में भी रहता है। पुलिस ने सूरज का मोबाइल नंबर ट्रेस कर कार्यवाही शुरू कर दी। जांच में ये सामने आई है कि बच्चे का अपहरण करने वाली महिला ज्योति अपने पति के पास बुलंदशहर में है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर यूपी के बुलंदशहर से आरोपी महिला ज्योति को और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। साथ में अपहरण हुए 3 माह के बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तीन माह का दूध पीता हुआ बच्चा है, उसका अपहरण हो गया था। एक संदिग्ध महिला द्वारा अपहरण किया गया था। पुलिस टीम सतर्क हो गई तो लगातार विभिन्न टीमें काम करती रही तो 24 घंटे के भीतर 3 माह के बच्चे को सकुशल और मतलब एक तरीके से हेल्दी बच्चे को वापस जो है बिना कोई डैमेज का हमने तत्काल जो है बरामद कर रखा है। तो इसी में हैरानी करने वाली बात है कि जो महिला जो बच्चे को उठाने के लिए थी वो आगे बेचने वाली थी। मानव तस्करी का भी एक गिरोह सामने आया है। 2 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है इसमें। तो इनसे और विस्तृत रूप से पूछताछ करेंगे हम और इसकी नागरिकता भी संदिग्ध है, उस नागरिकता की भी हम देखेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में उस समय हड़कंप मच गया जब खड़खोला गांव के एक घर से अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े 60,000 रुपए की नकदी समेत घर के गहनों पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले में थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया, लेकिन मामले का समाधान नहीं हो पाया। जिसके बाद पीड़ित परिवार के महिला ने स्थानीय विधायक और डीएम पौड़ी के पास गई। यहां उन्होंने बताया कि वो गांव में अकेली रहती है। 2 अगस्त मंगलवार की सुबह वो अपने नजदीकी गांव पंडाली गई थी, लेकिन जब वो दोपहर बाद अपने घर लौटी तो घर के ताले टूटे मिले। वहीं घर से 60,000 रुपए नकदी और सोने समेत चांदी के गहनों पर अज्ञात चोरों द्वारा हाथ साफ कर दिया गया। वहीं विधायक राजकुमार पौरी द्वारा जिलाधिकारी से मामले को लेकर बात की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर वृद्ध महिला की तहरीर लिखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आग्रह करूंगा कि सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। सब लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे गांव में कौन व्यक्ति कहां से ये सामान बेचने के लिए आया है, उसकी निगरानी करें। उससे कागज देखें कि तुम कहां से आए हो भाई, है ना। इससे जो है ये चोरियां बंद होंगी। अभी पता नहीं लगता कि गांव में कौन व्यक्ति आया और कहां से चोरी करके चला गया। लेकिन जिला मुख्यालय जो है यहाँ पर है और जिला प्रशासन को मैं बात करूंगा इस संबंध में। जो आज की घटना है, कल जो घटना हुई है उस संबंध में कुछ लोग मेरे पास आए थे, लेकिन अभी डीएम साहब से मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो बीसी में थे। ग्राम पंचायत खड़कोला की निवासी हैं भारती देवी। उनके द्वारा शिकायत किया गया कि उनके मकान में चोरी हुआ है और उनके कुछ गहने और लगभग 60,000 रुपए की धनराशि का चोरी हो गया है। संबंधित पट्टी पटवारी को उसमें मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। 24 घंटे के भीतर उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके पश्चात उसमें जांच की जाएगी।
संगीन प्रकरण अगर सामने आता है और जांच करने में पुलिस विभाग का सहयोग भी अपेक्षित होगा तो उस संबंधित प्रकरण को पुलिस विभाग को भी हस्तांतरित किया जाएगा अग्रिम जांच की। अभी माननीय विधायक जी ने भी इसके बारे में मुझे अवगत कराया था कि ये गंभीर प्रकरण है, उसको देखते हुए उप जिलाधिकारी पौड़ी को निर्देश दिया है कि इसमें जो है नियमानुसार जांच करते हुए और प्रकरण में वाद दर्ज करेंगे और वाद दर्ज होने के उपरांत जो है अगर उसमें पुलिस विभाग से भी सहयोग की अपेक्षा है तो उनको वाद को हस्तांतरण करने की कार्रवाई भविष्य में कर सकते। सभी पटवारी जो हमारे हड़ताल पे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उनको निर्देश दिया जा चुका है। उनका जो भी मामला है वो अपने संबंधित विभाग से बात कर सकते हैं, लेकिन जनता को जो परेशानी हो रहा है वो अगर बार बार ऐसे मामले सामने आएंगे तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। चोरी मैं कहीं गई तो काम करे और वो मेरे बड़ा कौन था तो सब चोरी जिन ना लॉकेट सो ना चली से जुम्मा का था मांग के का सो मेरे भी साहब का वाला पहला जमाना है 50-60,000 का चोरी अब मैं गो गई तो सब ताला तो तोड़ा कुंडा तोड़ा ताला भी नहीं तोड़ा पता नहीं जब हम देखे नहीं पता नहीं कौन। आज यहाँ पे आप जिलाधिकारी महोदय के पास आए तो क्या कह रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो ये क्या ये तो ये मैंने देखा भाई इतना ही बात तो मैं कान से कुछ कहा आज मैंने बोला था कि आज चलो पैसा चले कौन था चलो बोला मार डाल पे बोल तुम भाभी वैसा जो घटन बोलता है का भाई ऐसा जो घटन लेकिन थोड़े जी मेरे बात आओ हमने ये जी बनगढ़ से कोट ब्लॉक प्रणाली के नीचे खड़कुला गांव है, वहाँ कल मतलब 10:30-11 बजे लगभग चोरी हुई। मतलब 2 बजे सुबह 8:30 बजे निकल गए थे घर से और 2 बजे घर पे पहुंचे और घर में देखा कि ताला रूला टूटा हुआ है, अंदर से जो उनके गहने वहने थे कैश था सब निकल गए। इससे पहले भी उसी ग्राम सभा में गैरौल गांव ग्राम सभा के अंतर्गत है ये, वहाँ पे सैंड स्कूल है, वहाँ भी कुछ शरारती लोगों ने अंदर ताला तोड़ के और वहाँ दस्तावेजों में छेड़छाड़ी करी और वहाँ खाना भी बनाया उन्होंने। उससे पहले बनगढ़ से टुंगर गांव है, वहाँ भी चोरी 2 घरों में चोरी हुई, 7-8 लाख रुपए की चोरी हुई। लेकिन अब ऐसे यहाँ कोई कंप्लेंट किसको मतलब कोई मतलब सुनने वाला है ही नहीं। मॉनसून सीजन के चलते इन दिनों पहाड़ पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सड़कें बंद होने से आवाजाही मुश्किल हो गई हैं। ऐसे में सबसे अधिक समस्या तब खड़ी हो जाती है जब किसी मरीज को इलाज की जरूरत होती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एसडीआरएफ के जवानों ने एक ऐसे मरीज की मदद की और इस मरीज को ऐसे मदद मिल पाई, लेकिन हर जरूरतमंद को समय पर मदद मिल जाए ऐसा हर बार नहीं होता। बता दें कि जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लांबड़बाग नाला बंद होने से बीमार व्यक्ति को एसडीआरएफ के जवानों की मदद से नाला पार कराया गया। माड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाया जा रहा था, लेकिन बारिश के चलते लांबड़बाग नाला में हाईवे बंद होने से एक मरीज को ले जाने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद एसडीआरएफ ने पालकी बनाकर मरीज को तुरंत नाला पार करवाया, जिसके बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने एसडीआरएफ का आभार जताया। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।